नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मॉरिशस को $50 करोड़ का कर्ज देगा भारत। समुद्री सुरक्षा समेत 4 समझौते। प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में साझेदारी बढ़ाने पर जोर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 10 आतंकी ढेर। त्राल एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर सब्जार अहमद मारा गया। पत्थरबाजी और प्रदर्शन के बाद घाटी में इंटरनेट सेवा बंद। शब्बीरपुर नहीं जा सके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सहारनपुर बॉर्डर पर पीड़ितों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में दलितों को दबाने का आरोप। दिल्ली सरकार पर 300 करोड़ के दवा घोटाले का आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा, एम्बुलेंस खरीद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भर्ती में गड़बड़ी। आम आदमी पार्टी सरकार का इनकार। श्रीलंका में भीषण बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 2 लाख से ज्यादा लोग पर असर। राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचा भारतीय नौसेना का पोत। जम्मू कश्मीर में आज 2 अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में सेना ने 8 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में हिजबुल का कमांडर सब्जार अहमद बट भी शामिल है। सेना का तलाशी अभियान जारी है। ताज़ा प्रदर्शन के बाद घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना ने शनिवार को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद डार समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। शुक्रवार को आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया, जिसके बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। 2 से 3 मिलिटेंट की हमें इनपुट मिली थी, उसके आधार पर हमने कोर्डन किया है। इसके अलावा बारामूला के रामपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मार गिराया। फेंस के अंदर नहीं, जंगल के अंदर आए थे, जंगल से, और फेंस थोड़ा दूरी में था। हमने फेंस पहुंचने से पहले ही उनको हमने एंगेज करके उनको एलिमिनेट कर दिया। एंड द ऑपरेशन लास्टेड फॉर सम टाइम एंड वी आर एबल टू एलिमिनेट ऑल 6 टेररिस्ट हु वर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। हिजबुल के कमांडर सब्जार के मारे जाने के बाद त्राल और पुलवामा समेत दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में पत्थरबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गया। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अनंतनाग में एक व्यक्ति घायल हो गया। राज्य में एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। ये हमारे सुरक्षा कर्मियों की बहुत बड़ी कामयाबी है, जो 24 घंटे के अंदर 10 आतंकवादियों को एलिमिनेट किया है और वो सारे देश की तरफ से बधाई के पात्र है। 2-3 और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खासकर तराल में, जहाँ सब्जार भट्ट जो कि बुरहान वानी के सक्सेसर थे, उनको एलिमिनेट किया है। पहला एक ऑडियो मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था जो किसी चैनल ने दिखाया भी है, जहां हैंडलर सब लोगों को, यूथ को इंस्टिगेट कर रहा है कि सब्जार भाई को फौज की कॉर्डन ने घेर लिया है और आप जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और पत्थर मार के उनको निकल भागने में मदद करें। तो जाहिर है कोई ऐसे हैंडलर हैं वैली में जो पाकिस्तान की तरफ से उनकी तरफदारी कर रहे हैं और यूथ को इंस्टिगेट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये मूवमेंट जो वैली में चल रहा है, इसके साथ ज्यादा लोग आइडियोलॉजिकली या कमिटमेंट से नहीं जुड़े हुए, उनको या तो पैसे दे के बुलाया जाता है या उनको गन पॉइंट पर बुलाया जाता है। आजकल जो थोड़े बहुत मिलिटेंट है वो गन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सेनाएं ये ऑपरेशन जल्दी भी खत्म कर सकती। एक बार आपने उस एक हाउस को या 2-3 मकानों को आइडेंटिफाई कर लिया है जहां वो छुपा हुआ है, हाउस को ब्लास्ट भी कर सकते हो। इजरायली आर्मी करती है, लेकिन सेना क्योंकि नहीं चाहती कि कोई भी अननेसेसरी सिविलियन कैजुअल्टी हो, इसलिए वो रिस्क भी लेते हैं कि अगर निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। पूरे देश को इसका एहसास होना चाहिए, कश्मीरी भाइयों को इसका एहसास होना चाहिए। तीसरी बात जो है, 2 और ऑडियो इंटरव्यू एक चैनल ने दिखाए थे जहां बच्चों को, जो टीनेजर हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू दिखाया था। उन्होंने साफ कहा कि हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हुर्रियत हमको कहती है कि आप लड़ाई करो। जाहिर रहता है हुर्रियत के लीडर जो हैं ये
पाकिस्तान के बिना पर, पाकिस्तान इनको पैसे भी दे रहा है। NIA की इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक हुर्रियत लीडर को 70 लाख रुपए हर महीना दिया जाता है। वो पैसे दे के बच्चों को बुला रहा है। हुर्रियत लीडर की कोई स्टेक नहीं है। अपने बच्चे उन्होंने कश्मीर के बाहर पढ़ाए हैं, वहाँ डिग्रियां दिलाई हैं, वहीं वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए वो स्कूल तक नहीं चलने दे रहे, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज समय आ गया, कश्मीरी लोगों को खुद इसका एहसास होना चाहिए। उनको हुर्रियत लीडर्स के खिलाफ या उन मिलिटेंट के खिलाफ जो उनके बहकावे पर जबरदस्ती बच्चों से पत्थर फेंकवा रहे हैं, और इसको बंद कराना चाहिए। वैसे भी सिवाय साउथ कश्मीर के 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला इस लाइन पर हैं, उनके अलावा ये मिलिटेंसी का झंझट कहीं नहीं है। यहीं पर ये सारे उपद्रव होते हैं। और जी इसी इलाके में जो दक्षिण कश्मीर जो कहा जाता है, आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, ये बड़ी कामयाबी तो मिली है, लेकिन मेरा मूल सवाल ये था सर कि जो बाकी का जो कश्मीर है वहाँ पर क्या नॉर्मलाइज करने में सिचुएशन को, क्या इस ऑपरेशन के बाद कामयाबी मिलेगी? नहीं, ये कामयाबी जो 10 आतंकवादी खत्म किए हैं बॉर्डर पर भी मिली है, जहाँ कल 2 बैठ के टेररिस्ट इसमें शामिल हैं। आज रामपुर सेक्टर में भी 6 मारे हैं, और ये अंदरूनी इलाकों में भी शामिल है। तो सेनाएं अपना काम कामयाबी से कर रही हैं। सिर्फ लोगों से यही विनती है कि जैसा आर्मी चीफ ने कहा था कि आप ऑपरेशन में आके बाधा मत डालें। जब भी ऑपरेशन होता है, जब भी कोई मिलिटेंट कहीं छुपा हुआ है और वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो वहां पर कर्फ्यू इम्पोज करती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग आते हैं वो कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, और वो आगे से उनको पता होना चाहिए कि सेना अपनी कार्रवाई करेगी। वो रिस्क, उनको नुकसान भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, उसकी जिम्मेवारी सिविलियन पे खुद होगी, उनको खुद समझना चाहिए। तो कामयाबी से इससे फर्क पड़ेगा अंदरूनी हालात में भी और बॉर्डर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर समुद्री सुरक्षा, सोलर लैंड समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा भारत ने मॉरिशस को $50 करोड़ का कर्ज देने का भी फैसला किया है। भारत यात्रा पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने शनिवार को दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई। इसमें आपसी सहयोग और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। साझा बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रोजेक्ट ट्राइडेंट के तहत मॉरिशस के NSG को अपनी क्षमता का विस्तार करने में सहयोग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जगन्नाथ and I agree that it is our responsibility to ensure collective maritime security around our coasts and in our EEZs. भारत ने मॉरिशस को $50 करोड़ की मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समेत 4 करार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों के तटों के आसपास EEZ और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना साझा जिम्मेदारी है। The agreement today on a $500 million line of credit from India to Mauritius is a good example of our strong and continued commitment. मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच एक मजबूत द्विपक्षीय सहयोग है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया। We have developed a strong bilateral cooperation between Mauritius and India in the field of defense and security. मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति से भी अलग अलग मुलाकात की। इससे पहले सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के चलते वो हिंसाग्रस्त शब्बीरपुर नहीं जा पाए। इसके बावजूद राहुल ने बॉर्डर के पास ही पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस दौरे को यूपी प्रशासन से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद राहुल पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर होते हुए सड़क मार्ग से सहारनपुर पहुंचे। हरियाणा यूपी सीमा पर उनके काफिले को प्रशासन ने रोक दिया। इसके बाद राहुल ने पैदल ही सहारनपुर की सीमा में प्रवेश किया। राहुल गांव तो नहीं जा पाए, पर पास ही के ढाबे में उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह से विफल रही है। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के लिए जगह नहीं। दलितों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और ये सिर्फ सहारनपुर में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। इससे पहले शब्बीरपुर जाने की कोशिश के दौरान उनकी अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। किस रूल पे आप मुझे स्टॉप करते? सर वो चूंकि आप परमिशन नहीं, आप मुझे कह रहे हो बॉर्डर पे स्टॉप करते? कौन सा कानून यूज करते आप? कांग्रेस के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत राहुल को गांव नहीं जाने दिया गया। हमको मालूम था कि प्रशासन ये हरकत करेगा और जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी जानकारी थी, इसलिए पीड़ित परिवार यहाँ पर खुद आ गए और राहुल जी को अपनी व्यथा सुनाई, किस तरीके से प्रशासन की जाति और जो अपराधी हैं उनको संरक्षण सरकार का और पुलिस का, जिला प्रशासन का संरक्षण, वो सब उन्होंने बताया। राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी थे। कि सहारनपुर अगर गए ठीक है, उसमें कोई हर नेता की बात बनती है वो जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर संतुलन आ रहा है तो उन्हें भी इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि वहां की संतुलन ना बिगड़े, नहीं तो प्रश्न उन पर भी उठेंगे। सहारनपुर में पिछले कई हफ्तों से जातिगत तनाव बना हुआ है। 5 मई को इलाके में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि इसके बाद 23 मई को फिर भड़की हिंसा में एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लोक कलाओं का रंगारंग कार्यक्रम। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पास, जहां लोक रंग उत्सव पहुंच रहा है अपने 10वें वर्ष में। यहाँ सुने जा सकते हैं लोकगीत और देखे जा सकते हैं लोक नृत्य। तो कहीं नाटक का अनोखा संगम। सुना दिया हमने अपना 10वें लोक रंग पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। उन्होंने करीब 300 करोड़ के दवा घोटाले, एम्बुलेंस की खरीद में हेराफेरी का आरोप लगाया। ये है 100 कैट्स की एम्बुलेंस को खरीदने का घोटाला। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 3 बड़े घोटाले किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल तरुण सिंह शामिल हैं। कि दिल्ली की प्राइमरी हेल्थ से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक, दवाइयों से लेकर अस्पतालों के एमएस तक, पूरा हेल्थ सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए की डेंगू और चिकनगुनिया की दवाइयां खरीदी, जिनकी अस्पतालों को जरूरत नहीं थी। कपिल मिश्रा ने दूसरा आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 100 एम्बुलेंस 23 लाख में खरीदी, जिनकी असल कीमत करीब 12 लाख थी। तीसरा आरोप है कि अवैध तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 30 मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई। कपिल मिश्रा ने कहा कि वो इन सब की जानकारी उपराज्यपाल अनिल बैजल को देंगे और तीनों घोटालों पर एंटी करप्शन ब्यूरो में FIR भी दर्ज करवाएंगे। 70% दवाइयाँ इस वक्त अस्पतालों में नहीं है।
दवाइयों की लिस्ट को 800 से बढ़ाकर 1400 किया गया था, एसेंशियल ड्रग की लिस्ट को, और उनमें से 200 से 250 से ज्यादा दवाइयां इस वक्त अस्पतालों में नहीं हैं। लाइफ सेविंग ड्रग, जो जिंदगी जीने और मरने का सवाल होता है, लगभग 350 ऐसी दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती थी। आज 50 से ज्यादा दवाइयां किसी अस्पताल के पास नहीं है, और डॉक्टरों को ये ऑर्डर है कि इन्हीं 50 दवाइयों से सारे मरीजों का इलाज किया जाए। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इसका पूरा फुल एंटरटेनमेंट है, आप रोज सोप ओपेरा की तरह इसका मजा लीजिए। थैंक यू। कपिल मिश्रा के आरोपों ने आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कपिल मिश्रा मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर एक के बाद एक संगीन आरोप लगा रहे हैं। कभी टैंकर घोटाला तो कभी विदेशी यात्राएं, और अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई घोटाले कपिल मिश्रा सामने लेकर आए हैं। पार्टी भी लगातार उनके आरोपों को खारिज करती आई है, लेकिन अब असल बात यह है कि कपिल जहां पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें जनता के समर्थन की जरूरत है, और जनता का उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने पर ही मिल सकता है। कैमरामैन श्यामलाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी। उन्होंने गंगा संरक्षण के लिए स्पेशल पैकेज, बिहार से जुड़े मुद्दों और विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में प्रधानमंत्री से बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके दिल्ली दौरे का मकसद मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में हुए भोज में शामिल होना और बिहार की समस्याओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाना था। भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय अधिवेशन में नीति आयोग के पुनर्गठन की मांग की है। मजदूर संघ का कहना है कि नीति आयोग में कर्मचारी जगत, महिलाओं और किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया है। मजदूर संघ ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो शीतकालीन सत्र में संसद का घेराव किया जाएगा। मजदूर अपना ज्ञापन लेकर आया है, कृपया करके उनकी बात सुनिए, और अगर नहीं सुनेंगे तो नवंबर में भारतीय मजदूर संघ पार्लियामेंट का घेराव करेगा, एक 5 लाख लोगों को, मजदूरों को लेकर के, और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने मीडिया कर्मियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए तीसरा प्रेस आयोग बनाने की मांग की। मजदूर संघ ने देश के जीडीपी के विकास मॉडल को पूरी तरह असफल बताया। थर्ड प्रेस कमीशन बनाओ, ताकि 1956 के बाद 1980 में प्रेस कमीशन बना था, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस आई थी। 1980 के बाद मीडिया का चेहरा बदल गया बहुत सारा, उसमें केवल प्रिंट मीडिया था। आज कौन कौन सा मीडिया बाजार में है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, तो प्रेस कमीशन आएगा तो कुछ रिकमेंडेशन आएगी तो कानून में सुधार होगा। भारतीय मजदूर संघ कामगारों के हितों के लिए देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। झारखंड के हजारीबाग में एक रोटी बैंक बनाया गया है। इस शानदार पहल से जुड़े लोगों की कोशिश है कि शहर में कोई भूखा न सोए। ये रोटी बैंक रोजाना सैकड़ों गरीबों और लाचार लोगों को खाना मुहैया करा रहा है। हजारीबाग के स्कूलों में ये नजारा आम है। लाइन में लगे ये छात्र अपने लंच बॉक्स का अतिरिक्त खाना रोटी बैंक में जमा करा रहे हैं। रोटी बैंक इस खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाएगा। जिन लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो अपनी मम्मी से बनवाते हैं, और हम लोग खुद से भी बनाते हैं, और अगर खुद से नहीं बना पाए तो या तो खरीद के लाते हैं या फिर किसी फ्रेंड को बोल देते हैं और वो लोग लाके डोनेट करवा देते हैं। रोटी बैंक को शहर के मोहम्मद खालिद और राम मंडलेश्वर ने करीब 2 साल पहले शुरू किया था। इससे जुड़े लोग स्कूली बच्चों को रोज अपने टिफिन में एक रोटी अतिरिक्त लाने को प्रेरित करते हैं। आज इस मुहिम से शहर के सैकड़ों लोग जुड़े हैं। इसके लिए हम लोग ने रोटी में स्कूल के बच्चों से दान लेने के लिए प्राथमिकता दिया, क्योंकि अगर स्कूल के बच्चे शुरू से अगर दान करने के अंदर उनके अंदर ये प्रवृत्ति अगर हम लोग वो डेवलप कर देते हैं, वो विकास कर देते हैं, तो वो बच्चे फिर वो सब समाज सेवा बन जाएंगे। रोटी डोनेट करने से मुझे लगता है कि मेरे पास है
तो मेरा रोटी अगर किसी को काम आ जाए, कोई गरीब तड़प रहा है खाने के लिए और हमारे पास है तो कुछ करना चाहिए। रोटी बैंक फिलहाल हजारीबाग में रोजाना करीब 1000 लोगों को खाना मुहैया कराता है। इससे इलाके में भूख से होने वाली मौत के मामलों में कमी आई है। हमरो मिल रहा है जो रोटी भात जो है से बच्चा घर हमरो मिल रहा है। दुख से आया है यहाँ अपन तकलीफ से। हालांकि ये देश का पहला रोटी बैंक नहीं है। इससे पहले बुंदेलखंड में भी इस तरह की पहल हो चुकी है, लेकिन दूसरे शहरों में भी इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। रोटी बैंक एक अनोखा बैंक है जहां डिपॉजिट करने वाले को खुशी मिलती है और विड्रॉ करने वाले की भूख मिटती है। अब हजारीबाग के लोगों की ये कोशिश है कि इस सुविधा को और बढ़ाया जा सके ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान भूखा न रह सके। हजारीबाग से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेपाल के साथ राजनीतिक दलों के गठबंधन ने तराई क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के विरोध का ऐलान किया है। तराई में 14 जून को दूसरे दौर के लिए वोट डाले जाने हैं। गठबंधन ने 2 और 3 जून को बंद का ऐलान भी किया। राजनीतिक दलों के मुताबिक मधेसियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने तक उनका विरोध जारी रहेगा। उनका आरोप है कि तराई क्षेत्र के हजारों लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। नेपाल में दरअसल 2 दशक बाद स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसका मकसद राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना है। अफगानिस्तान में शनिवार को 2 अलग अलग हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई। खोस्तम प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने सैनिक अड्डे के नज़दीक एक फुटबॉल मैदान में कार को उड़ा दिया, जिससे 14 लोगों की जान गई। उधर बदगीस के उत्तर पश्चिम प्रांत में एक दूसरी घटना में कादीस ज़िले में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 6 सुरक्षा बल और 8 नागरिक मारे गए। इस हमले में 22 आतंकवादी भी मारे गए। अफगानिस्तान में इस हफ्ते हुआ ये तीसरा हमला है। श्रीलंका में भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कई लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी बारिश और बाढ़ के हालात और ख़राब हो सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना का दूसरा पोत भी राहत सामग्री लेकर श्रीलंका रवाना हो गया है। ये तबाही की तस्वीरें श्रीलंका की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़ आ गई है। यहाँ के 7 जिलों के सैकड़ों गांव में पानी भर गया है और करीब 20,000 लोगों पर इसका असर हुआ है। श्रीलंका सेना राहत कार्य में जुटी है, लेकिन दूर दराज की जगहों पर अभी भी पहुंच पाना संभव नहीं है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र के दूसरे देशों से मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारतीय नौसेना के 2 जहाज राहत सामग्री के साथ श्रीलंका रवाना हुए। इसमें से एक शनिवार सुबह श्रीलंका पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो ने रेलवे क्रॉसिंग्स पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है। इसके जरिए रेलवे क्रॉसिंग्स पर ऑडियो विजुअल वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और ट्रेन के आने की पहले ही जानकारी मिल जाएगी। देश में रेल हादसों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रेलवे क्रॉसिंग पर होती हैं। इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम ने भारत के लिए सैटेलाइट पर आधारित वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम में लोको ट्रैकर्स की मदद से हर 10 सेकंड में ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। वहीं नेविगेशनल रिसीवर्स के माध्यम से सभी डेटा रेलवे केंद्रों को मिलता रहेगा। Locomotive is say 2 kilometers or 1 kilometer away from the unmanned level crossing. What will happen is that location is always known of the locomotive. So when it is 2 kilometers away from the first nearest unmanned level crossing, a signal is sent from this Delhi Earth Station hub. So it will activate the audio visual alarm which is located at all the unmanned level crossing. इस सिस्टम के तहत मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। जैसे ही ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से 2 किलोमीटर पहले पहुंचेगी
ये अलार्म्स बज उठेंगे और ड्राइवर के साथ साथ क्रॉसिंग के पास मौजूद लोगों को भी ट्रेन के आने की जानकारी मिल जाएगी। ट्रेन के आने की जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से रेलवे केंद्रों को मिलेगी और वहां से ये जानकारी ट्रैक पर लगे ऑडियो विजुअल अलार्म पर पहुंचेगी। इस सिस्टम से दिन में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। वहीं रेलवे दुर्घटनाओं के तुरंत बाद राहत पहुंचाने के लिए भी ये तकनीक कारगर साबित होगी। भारत में 29,000 रेलवे क्रॉसिंग हैं। इसमें करीब 10,000 रेलवे क्रॉसिंग मानव रहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 53वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली में उनके समाधि स्थल शांतिवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। दुनिया में भारत को जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही। 1918 में सक्रिय राजनीति में आए पंडित नेहरू ने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी दौरान वो पहली बार जेल भी गए। महात्मा गांधी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में उन्होंने भारत की राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था महज 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। उस वक्त देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की चुनौती थी, जिसे नेहरू ने स्वीकार किया और पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली। पंडित नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ प्रयोग किया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना की। कई समस्याओं के हल के लिए विज्ञान और तकनीक का सहारा भी लिया। उनके कार्यकाल में 5 IIT शुरू किए गए। 1957 में प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत अलग परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, CSIR और DRDO जैसे संस्थानों की स्थापना का श्रेय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। बतौर प्रधानमंत्री अपने 17 साल के कार्यकाल में नेहरू जी ने भारत को सेक्युलर, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।